अजीत पवार का राजनीतिक क्षेत्र महाराष्ट्र तक सीमित है। उन्होंने महाराष्ट्र से बाहर अपना राजनीतिक कद बढ़ाने और अपनी पार्टी के विस्तार की कोई गंभीर मंशा नहीं दिखाई थी। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार विपक्षी गठबंधन से निकलकर महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम बने। नवंबर 2024 में विधानसभा में 41 सीटें जीतकर उन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र में शरद पवार वाली एनसीपी के मुकाबले उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत है और वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूत पक्ष है। देश की राजनीति में कांग्रेस के कमजोर होने के बाद विपक्ष के गठबंधन में मजबूत क्षेत्रीय नेताओं की ताकत बढ़ी है। अजीत पवार शरद पवार के परिवार से थे, इसलिए एनडीए के साथ होने के बाद भी विपक्षी गठबंधन में भी उनका राजनीतिक सम्मान था। विपक्ष की नजर भी उन पर थी। इसीलिए विमान हादसे में अजीत पवार के निधन के बाद हादसे पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाने वालों में सबसे प्रमुख नाम है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। आप सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। He died today morning in a plane crash. डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मौत प्लेन क्रैश में हो गई। मैं खबर सुनकर सदमे में हूं। इस देश में किसी की सुरक्षा नहीं है, खासतौर से राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की। कुछ दिन पहले मुझे पता चला था कि अजीत पवार बीजेपी को छोड़ने की बात कह रहे थे। ऐसे में आज जो कुछ हुआ उसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सिवा हमें किसी पर भरोसा नहीं है। Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. ममता बनर्जी ने साजिश की बात क्यों कही, इसके निहितार्थ को समझ लीजिए। महाराष्ट्र में चंद दिन पहले हुए नगरपालिका चुनाव में शरद पवार और अजीत पवार वाली एनसीपी ने पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गठबंधन किया था। 2 जुलाई 2023 के बाद यह पहली बार था जब पवार परिवार राजनीतिक तौर पर एकजुट हुआ। गठबंधन के बाद इस राजनीतिक चर्चा ने आकार लिया कि पवार परिवार फिर एकजुट हो सकता है। शरद पवार विपक्ष के बड़े दिग्गज हैं, इसीलिए विपक्षी नेताओं को उम्मीद थी कि अजीत पवार भी साथ आएंगे। सियासी गलियारे में यह चर्चा भी चल रही थी कि एनसीपी के दोनों गुट जल्द ही एक साथ आ सकते हैं, यानी दोनों पार्टियों का विलय हो सकता है। इसीलिए ममता बनर्जी के साथ दूसरे विपक्षी नेता भी साजिश की आशंका जता रहे हैं और विमान हादसे की जांच की मांग कर रहे हैं। जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है, तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से। इस प्लेन क्रैश में क्या हुआ, में तहकीकात हो, इंक्वायरी हो। मित्रों, विपक्षी नेता हादसे की जांच की मांग कर रहे हैं, इसलिए आज हम आपको ये जानकारी जरूर शेयर कर रहे हैं कि देश में विमान दुर्घटनाओं की जांच की क्या व्यवस्था है। भारत में विमान हादसे के बाद पहली जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB करता है। AAIB सभी पक्षों जैसे एयरलाइन, पायलट, एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात कर जांच को आगे बढ़ाता है। शुरुआती जांच के बाद AAIB जांच के लिए एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाता है। यह कमेटी साइट के सर्वेक्षण, ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण, गवाहों के बयान, मौसम रिपोर्ट, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स की जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार करती है। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन भी हवाई हादसे की जांच कराता है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की फाइनल रिपोर्ट के बाद DGCA आगे की कार्रवाई करता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जांच पर नजर रखती है। जरूरी होने पर हवाई हादसे की जांच दूसरी एजेंसियों से भी कराई जाती है। बारामती हादसे में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इसी बीच शरद पवार ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बारामती में जो हुआ वो हादसा है। महाराष्ट्र ने आज एक काबिल लीडर खो दिया। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। मैं आज मीडिया के सामने नहीं आने वाला था, लेकिन कुछ जगह ऐसी बातें कही गई कि इस हादसे के पीछे कुछ पॉलिटिक्स है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये बस एक हादसा है। प्लीज इसमें पॉलिटिक्स ना लाएं। शरद पवार परिवार के मुखिया हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि बारामती में जो हुआ वो हादसा है, इसमें राजनीति नहीं की जाए। लेकिन उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता जयंत पाटिल ने जो कहा वो इससे अलग है। जयंत पाटिल ने कहा कि हाल के दिनों में यह बात हुई थी कि एनसीपी के दोनों पक्षों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। अजीत पवार चाहते थे कि दोनों पार्टियां एक साथ आएं और इसे लेकर हाल में मीटिंग भी हुई थी। यानी शरद पवार की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी के बीच बैठक हुई थी और दोनों दलों के साथ आने की चर्चा भी होने लगी। जयंत पाटिल ने सवाल उठाया कि दुर्घटना एयर स्ट्रिप से बाहर क्यों और कैसे हुई। जयंत पाटिल ने कहा कि हादसा इत्तेफाक नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि इस घटना में साजिश वाली थ्योरी बताने वालों को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जवाब दिया है।
मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और ओछी राजनीति की जाती है। मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गलत है। अजित पवार 1982 से यानी 44 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय थे। 1991 में वो पहली बार बारामती से सांसद बने। वो 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। पहली बार 2010 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार में अजित पवार डिप्टी सीएम बने थे। जुलाई 2023 में शरद पवार से बगावत के बाद एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी भी अजित पवार को ही मिला था। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जैसे दिग्गज नेता शरद पवार का साथ छोड़कर अजित पवार के साथ आ गए थे। पहले विधानसभा चुनाव और फिर नगर पालिका चुनाव में अजित पवार ने महाराष्ट्र में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई थी। अब अजित पवार के निधन के बाद बड़ा सवाल यह है कि उनकी पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। यह सवाल इसलिए है क्योंकि अजित पवार के साथ आए नेता किसी विचारधारा के बंधन में एकजुट नहीं हुए थे। उन्हें एकजुट किया था अजित पवार के प्रभावशाली व्यक्तित्व और सत्ता के सम्मोहन ने। अब अजित पवार नहीं रहे, इसलिए यह सवाल है कि अब पार्टी को एकजुट कौन करेगा। इस सवाल पर चर्चा से पहले अजित पवार के राजनीतिक ताकत को भी समझ लीजिए। वो महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते थे। उनकी सियासी ताकत का सबसे ज्यादा असर पश्चिम महाराष्ट्र में था। यहां पुणे, बारामती, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और सतारा में अजित प्रभावशाली थे। मराठा वोटर्स पर उनकी मजबूत पकड़ थी। अल्पसंख्यक मतदाताओं का एक हिस्सा भी अजित पवार के साथ था। आज के राजनीतिक गणित के हिसाब से अजित पवार वाली एनसीपी ऐसी राजनीतिक ताकत है जो महाराष्ट्र में हर गठबंधन के लिए जरूरी है। फिलहाल वो बीजेपी के साथ हैं, इसलिए प्रश्न बीजेपी के लिए भी है, क्या अजित पवार के बाद एनसीपी एकजुट रहेगी? दरअसल अजित पवार के साथ आए नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा असीमित है। चुनाव आयोग ने बेशक अजित पवार की पार्टी को मूल एनसीपी माना था, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में बरगद जैसी शख्सियत रखने वाले शरद पवार की छत्रछाया से अजित पवार महज 3 साल पहले बाहर निकले थे। उनकी पार्टी अभी नई थी, इसलिए यह सवाल बड़ा हो जाता है कि अजित पवार की विरासत कौन संभालेगा। अजित पवार के परिवार के 2 सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं, पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार। सुनेत्रा पवार 2024 में राज्यसभा की सदस्य बनी और उनके बड़े बेटे पार्थ पवार 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। सुनेत्रा पवार के पास महज 2 साल का राजनीतिक अनुभव है। वहीं पार्थ पवार अब तक कोई चुनाव नहीं जीते हैं। अजित पवार के एनसीपी में प्रफुल्ल पटेल बड़े नेता हैं। अजित पवार ने प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, लेकिन महाराष्ट्र में जमीन पर उनकी मजबूत पकड़ नहीं है। सुनील तटकरे का संगठन कौशल परखा हुआ है। वो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी पार्टी को वो संभाल सकते हैं, लेकिन पार्टी के दूसरे गुट उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे, इसमें संदेह है। धनंजय मुंडे बड़े नेता हैं। मराठवाड़ा में उनकी मजबूत पकड़ भी है, लेकिन उनके पास संगठन चलाने का अनुभव नहीं है। छगन भुजबल ओबीसी के बड़े नेता हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे हैं, लेकिन एनसीपी के दूसरे नेता छगन भुजबल का नेतृत्व स्वीकार करेंगे, इसमें भी संदेह है। इसीलिए सहानुभूति फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सुनेत्रा पवार को अगर एनसीपी की कमान दी जाती है तो फिलहाल पार्टी एकजुट रहेगी, लेकिन सुनेत्रा पवार की पार्टी पर पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितनी अजित पवार की थी। ऐसे में पार्टी के दूसरे महत्वाकांक्षी नेता थोड़े समय बाद अलग रास्ता अपना सकते हैं या फिर शरद पवार की पार्टी में वापस लौट सकते हैं।